वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही आवाज़। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, uh, लेट मी शेयर। हमने लास्ट टाइम लेक्चर 5 तक किया था। सो लेक्चर 5 को क्विकली एक छोटा सा रिमाइंडर दे लेते हैं जी सर। और उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके ओके, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही जी सर, आ रही है। है? ओके ओके, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने जो देखा था, हमने जो एजाइल की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसके पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बात की थी कि जो एजाइल डेवलपमेंट हमारे पास हो रही होती है, हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशंस की थी कि हम किस तरह से उसको एंगेज कर रहे होते हैं। सो एजाइल के बारे में हमने बात की थी कि हम उसके मिसकंसेप्शंस क्या हैं। हमने प्रोजेक्ट के फेलियर्स के बारे में जिक्र किया था जिनको एजाइल एक्चुअली एड्रेस कर रहा होता है, ताकि हम चीज़ों के अंदर इंश्योर करवा सकें कि फेलियर्स जो है ना वो हम नहीं लेके आ रहे हैं। ओके, सेकेंड हम अपने पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ कि उसमें रोल हमारे पास जो एक्चुअल काम है वो इंजीनियरिंग की अप्रोच क्या होती है, कि हम कस्टमर को फोकस कर रहे होते हैं, हम वेस्ट रिक्वायरमेंट में जो होता है उसको देख रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को इवॉल्व करने की हम बात कर रहे होते हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सो कस्टमर कौन होता है? कस्टमर इज somebody जो कि स्टेक होल्डर है, एंड ही इज द वन हु इज एक्चुअली पेइंग यू to develop a software, or paying you, or he is the one who's actually the sponsor of that person. अच्छा, अब कस्टमर से जहाँ पे हम बात करेंगे तो कस्टमर के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। कस्टमर में एक एंगल ये भी आ जाता है कि जो वो शख्स जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो अपने पीछे एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे आप सवाल पूछ सकें, वो अपने पीछे तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर रहा हो आपके बिहाफ के ऊपर, सो दैट यू डोंट हैव टू मिंगल अराउंड मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। तो कस्टमर की हमने डेफिनेशन देखी थी, हमने देखा था कि उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसको नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, एंड अबव एवरीथिंग ही इज द पर्सन हु हैज द डिसीजन पावर कि वो कोई डिसीजन ले सके चीज़ों के ऊपर। हमने फिर बात की थी वेस्ट की, कि कितनी किस तरीके से हम एजाइल के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, और हमने डिस्कशन किया था कि हम प्रोसेस के अंदर वेस्ट को जितना हम लोग अर्ली ऑन रिमूव कर देंगे उस तरीके की बात होती है। वेस्ट में जो हमारी डिस्कशन हुई थी, उस वेस्ट के डिस्कशन के अंदर हमने बात की थी कि किन किन चीज़ों को हम वेस्ट कह रहे होते हैं। वेस्ट डज नॉट मीन कि हम गलत चीज़ों को ऑनबोर्ड कर रहे हो, गलत प्रायोरिटी के ऊपर भी जो चीज़ें आ रही होती है एजाइल उसको भी वेस्ट कंसिडर कर रहा होता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपके पास जो पिछली स्लाइड्स में आप लोगों ने देखा था कि हमने कुछ प्रायोरिटाइजेशन हम करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट्स के, जी ये मस्ट हैव हैं और सारी चीज़ें। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है आइडेंटिफाई करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। सो एनीथिंग विच इज़ नॉट कमिंग ऑन टाइम, और एनीथिंग विच इज़ समथिंग जहाँ पे आपके पास वो गलत आ रही है, ये तमाम चीज़ें वेस्ट कंसिडर की जाती हैं जब व्हेन इट टॉक्स टू एजाइल। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कशंस की थी कि हम किस तरह से इसकी चीज़ें कर सकते हैं, कि रिडक्शन हम किस तरह से लेके आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को बचा सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स की जो मैनेजमेंट है उसकी इवॉल्व होने के जो डिस्कशन था उसके ऊपर हमने बात की थी कि हम किस तरह से इसको एंगेज कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड द कस्टमर हो गया, रिक्वायरमेंट्स को स्प्लिट करके छोटी रिक्वायरमेंट्स में तोड़ देना, या जो डेवलपमेंट टीम है वो रिक्वायरमेंट्स एक साथ कलेक्ट कर रही हो कस्टमर के साथ। इस तरह की चीज़ों में बात हो रही थी। एंड अबव एवरीथिंग व्हेन इट टॉक्स टू इंटरैक्टिंग विद अ क्लाइंट या कस्टमर, तो हम उसी लैंग्वेज में उसके साथ बात कर सकते हैं। अगर वो बहुत टेक्निकल है तो हमें उन टेक्निकल जार्गन्स का आइडिया होना चाहिए ताकि हम उसके साथ इंटरैक्ट फ्रीली इंटरैक्ट कर सकें। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू के जी आपके पास अगर वो एक डिफरेंट लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम बिल्कुल ही लिंगुअल टर्म्स में बात करें, तो उन लैंग्वेज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों को इंगेज करके लेके चल रहे हों। और रिक्वायरमेंट्स की एवोल्यूशन के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी कि जी हम रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन एक तो करते हैं, सेकंड होता है कि
रिक्वायरमेंट्स को इवॉल्व होने का टाइम दिया जाता है। इवॉल्व होने से क्या मुराद है? एट द स्टार्ट हो सकता है कि कस्टमर के दिमाग में एक आइडिया हो कि ये इस तरह से मैनेज किया जाएगा, कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी प्रोसेस एक सर्टेन तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा। लेकिन लेटर ऑन व्हेन इट कम्स टू द रियल थिंग, जब रिक्वायरमेंट्स की एक्चुअल गैदरिंग, उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है, सो दैट इज द टाइम जब आपके पास चीज़ों के अंदर क्लैरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो क्लैरिटी आते आते आती है। कभी भी रिक्वायरमेंट्स की केसेस के अंदर जो क्लैरिटी है वो डे वन से आपके पास अवेलेबल नहीं होती। सो मूविंग फॉरवर्ड हमने जो इवॉल्व होना था उसके ऊपर हमने बात करना की थी। सिमिलरली हमने ये भी बात की थी कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पास जो एक कॉस्ट होती है किसी भी रिक्वायरमेंट की, वो स्टेगनेंट होती चली जाती है जैसे हम टाइम के पास बात कर रहे होते हैं। जो एजाइल की सक्सेस है, वो सक्सेस ही ये है कि इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स को इवॉल्व होने का टाइम देते हैं। इसके अंदर वी अलाउ people to actually come up with different changes, और उन चेंजेस को हम लेके चल रहे होते हैं। अमूमन एक टिपिकल, अगर आप वाटरफॉल मॉडल की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर होता ये है कि हम जब भी चेंज का जिक्र करते हैं तो चेंज के साथ एक अच्छी खासी कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, बिकॉज वो चेंज किसी ना किसी एलिमेंट को जाके हिट कर रहा होगा, किसी ना किसी चीज को चेंज कर रहा होगा। चेंज यहाँ पे भी होता है। आप अगर नोट करें तो हमारी जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जा रही होती। सो हम इसी वजह से छोटे छोटे स्क्रम्स में इसको डेवलप करते हैं कि जी एक रिक्वायरमेंट का एक सेट हमने डेवलप कर दिया, उसके बाद फिर हम थोड़ी अगली चीज की तरफ बढ़ गए, और एज वी ग्रो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी साथ साथ ग्रो होती रहती हैं। इस तरह से सॉफ्टवेयर भी ग्रो कर रहा होता है। सो रिक्वायरमेंट जो एवोल्यूशन है वो इस तरीके से बढ़ रही होती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें सिक्योरिटी आ जाती है, जिसमें और दूसरे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और इसके अंदर हम बात करते हैं कि हम, चूंकि हर चीज़ के लिए हमारा महवर जो होता है, हमारा जो फोकल पॉइंट होता है, वो कस्टमर होता है। तो कस्टमर को अगर इन चीज़ों के बारे में आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस पे वे अज्यूम ये करके चल रहे होते हैं कि जो कस्टमर है वो हो सकता है उसकी बिजनेस नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो, उसकी प्रोसेस नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो। हाउएवर, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है या इन टर्म्स ऑफ आईटी जो उसकी नॉलेज है वो स्ट्रांग हो। सो उस पर्सपेक्टिव से ये बार जो है, ये जो लोड है, ये आ जाता है ऑन टू द डेवलपमेंट साइड, कि जी वो कस्टमर को किस तरीके से एंगेज करके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ऑन बोर्ड करते हैं। हमने पिछली स्लाइड्स में भी ये देखा था कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो जितनी अर्ली ऑन आपको पता चल जाती हैं, उतना आपके लिए डेवलप करना चीज़ें आसान होती हैं। बिकॉज अगर आप स्केलेबिलिटी की मैं अगर बात करूँ या सिक्योरिटी की मैं आपसे बात करूँ, तो दैट इज समथिंग जो कि डे वन से उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। लेकिन अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में कस्टमर को नहीं पता, तो देयर आर चांसेस कि वो बहुत बाद में जब ऐड होंगी, तो ऐड होने की वजह से देयर आर थिंग्स की जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो जाएं, या चीज़ें जो जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे ना हो रही हो। ओके, उसके बाद फिर हमने रोल्स के ऊपर डिस्कशंस की थी कि हमारे पास जो पूरा एजाइल का एरिया है उसके अंदर कस्टमर, डेवलपर्स और मैनेजर का रोल क्या होता है। ठीक है। इसके बाद फिर हमने कस्टमर को हमने बात की थी कि जी इज समबडी जो कि ऑन साइट होता है, और ऑन साइट होने की वजह से उसकी मैक्सिमम नॉलेज होती है, प्लस ही इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग ऑल दी स्टेक होल्डर्स फ्रॉम हिज साइड। जितनी चीज़ों के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, जितने सारे मामला हो रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो अपने एंड से रिस्पॉन्सिबल होता है उनको मैनेज करने का, उनको देख के चलने का। सो डेवलपर्स आर द वंस हु आर एक्चुअली टेक्निकल, लेकिन यहाँ पर इनका रोल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज जो बीए की तरफ से या बिजनेस एनालिस्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आई होती हैं, उनको फर्दर एलेबोरेट ये लोग कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद दी बिजनेस की तरफ से जो कस्टमर अवेलेबल होता है उसके साथ। सो इनकी अपनी नॉलेज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल नॉलेज वो बिजनेस के ऊपर भी होनी चाहिए। ये एक एलिमेंट ज़रूरी है यहाँ पे। अगर हम एजाइल की बात करते हैं, सो नाउ द टेक्निक जो डेवलपमेंट टीम है उसको बिजनेस लॉजिक के ऊपर भी आइडिया होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर को प्रॉपर तरीके से इंगेज कर सकें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर
देयर आर चांसेस कि वो ना हो। इसलिए ही अभी भी जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो हो रही होती है, वहां पर जो बीए का रोल है वो अभी तक एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज जो टेक्निकल टीम होती है वो टेक्निकल टीम प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं हो रही होती है, और उसकी वजह से सारे मामला चल रहे होते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, सो डेवलपमेंट जो है बेसिकली इस तरीके से इंगेज हो रही होती है। मैनेजर का काम बेसिकली ये होता है कि वो उस ओवरऑल सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आपका कस्टमर, आपकी डेवलपमेंट टीम सब बैठे हुए होते हैं, उस पूरे चीज़ों को मैनेज करना उसका काम होता है। प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल मैनेजमेंट होती है, ये उसी का काम होता है एज अ मैनेजर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस इज नॉट समथिंग कि आप बहुत अरसे से डेवलपर थे, अब आप मैनेजर बन गए, जो कि एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में टिपिकल सॉफ्टवेयर हाउसेस में हो रहा होता है। इट इज अ मैनेजेरियल रोल जहाँ पे आप पीपल मैनेजमेंट और इन तमाम चीज़ों को भी अपने पास मद्देनजर रख के चल रहे होते हैं। सो मैनेजर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसने कस्टमर, डेवलपमेंट टीम, इन तमाम लोगों को साथ लेके चलना होता है। सो इज समबडी हु इज एक्चुअली ओवर आर्चिंग, एक रोल है जो कि तमाम एरियाज को देख रहा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी, बिजनेस एनालिस्ट को भी, डेवलपर को भी, और ऑफ कोर्स कस्टमर को भी। सो ये था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो हम दोबारा से इसकी तरफ आ सकते हैं। ओके, सो ये स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है? लेक्चर 6 नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने ऑल्दो रिपीट किया था, लेकिन कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी है, कोई डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो बताइए। नहीं सर, फिलहाल नहीं तो सर। कोई नहीं। चलें ठीक है, इन केस अगर बाद में भी रिक्वायर्ड होता है तो डू लेट मी नो। अच्छा, ओके मुझे सर। एक चीज़ ये यस सर, बताइए, श्योर। आप लोगों के मिड टर्म्स की कोई डेट आप लोगों को मिली है? कब सर मिड टर्म्स ऑफिशियल प्लान मिड कर रहे टर्म जो है वो 8 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। अब उसी के ऑनवर्ड्स हमारा जो भी फ्राइडे पड़ेगा तो उस दिन शायद हमारा 12 पेपर मार्च हो। जी। हैं? 12 हमारा मार्च 12 मार्च में। ठीक है, चलें, गुड हो गया। सो हम एक काम ये करेंगे, 12 मार्च की अगर हम बात करते हैं और आज हमारे पास 19th है, सो हमारे पास कितनी लेक्चर्स और आएंगे अभी? सर 2 आएंगे। 2 आएंगे, ठीक है। तीसरे आज वाले हमारे पेपर है। पास बिल्कुल आज 19th है, 26 को हमारा एक लेक्चर और है। उस दिन जो है हजरत अली की बर्थडे भी है, ठीक है। छुट्टी मेरे ख्याल से नहीं होगी उस दिन। सो 26 को जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक लेक्चर हम और करेंगे, और 25th, सॉरी 5 तारीख की जो हमारी क्लास होगी जी सर। उसमें आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे उस वक्त तक? नहीं, नहीं सर, 8 से स्टार्ट होंगे मिड टर्म। 8 से स्टार्ट है ना? मंडे से। सही है, तो हाँ, तो मंडे से तो 5th को जो है ना हम एक रिवीजन क्लास रख लेंगे, ठीक है जिसमें सर। उस वक्त तक की यानी कि पोटेंशियली लेक्चर 7 तक का हमारे पास जितना मटेरियल होगा हम उसको ओवरव्यू कर लेंगे। हम लोग जो डिफरेंट दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट असाइनमेंट्स वगैरह किए थे, हम उनको भी देख लेंगे, ताकि आपके पास मिड टर्म्स के अंदर किसी को मसला ना आ रहा हो। ठीक है, कॉफी दे दो यार, कॉफी, एक कॉफी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, बगैर चीनी। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है। ओके, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम जिन चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर एनालिसिस। हमने इससे पहले जो कुछ किया है उसके ऊपर अगर हम स्लाइडली बिल्कुल
बर्ड्स आई व्यू लेते हैं तो हमने ये डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन नॉन फंक्शनल चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। हमने रिक्वायरमेंट की इलिसिटेशन के ऊपर जिक्र किया था। फिर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट वाले के अंदर ये डिस्कस किया था कि एजाइल मेथोडोलॉजी जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट्स को किस तरह से मैनेज किया जा रहा होता है। ओके, अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी आप ही की जिम्मेदारी है, और यहाँ पर आपने चीज़ों को लेके चलना है, चाहे वो एजाइल हो या ना हो, बिकॉज एजाइल इन ट्रू स्पिरिट हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस और अपने कस्टमर्स, अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से उसको मोल्ड करती है, और उनको जो एरिया और जिस तरह से प्रोसेस सूट करता है उस तरह से उसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जबकि हमने जो चीज़ पढ़ी थी दैट इज प्योर आइडियल, कि एक आइडियल जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, सॉरी एजाइल मेथोडोलॉजी है, वो किस तरह से मैनेज होती है। सो आज हम जिस चीज़ को जिक्र करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेक होल्डर एनालिसिस। आप लोग मुझे बता सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? सर पढ़ रहे हैं, चल रहा है सब्जेक्ट। चल रहा है, सर मैंने पढ़ी। पढ़ी हुई है आप लोगों ने। अच्छा, मुझे ये बताइए उसके अंदर आप लोगों ने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ी है? यस सर। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन होता है? सर स्टेक होल्डर हमारे बहुत लोग होते हैं जो इम्पेक्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जनरल एग्जांपल दूंगा मैं कि हमारा एक रीजन प्लाजा का एक फ्लाईओवर है, तो उसको डेवलप करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ा। क्योंकि वो एक फ्लाईओवर है तो उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे NICVD हो गया, नेवल हाउस, नेवी हो गई और आर्मी हो गई, तो और रीजन प्लाजा हो गया, तो ये हमारे स्टेक होल्डर हो गए। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल एक सही, एग्जांपल दी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बाकी तमाम लोगों के लिए बस इसी बात को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है। स्टेक होल्डर्स दो तरह के होते हैं। एक वो स्टेक होल्डर होता है जो कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर होता है, और जिसकी बातें, जिसका काम, जिसकी चीजें, जिसकी किसी भी एलिमेंट को, एंगेजमेंट को आपका प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ले सकता है, उनको डायरेक्ट स्टेक होल्डर कहा जाता है। ठीक है, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। इसी एग्जाम्पल को जो इन्होंने ब्रिज की बात की थी, मैं इसको थोड़ा सा अगर कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक घर बनाना है, जमीन आपकी है, आप उस जगह पर एक कंस्ट्रक्शन है जो आप कर रहे हैं। जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होंगे उसके अंदर ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, आपके घर की जो खवातीन हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि जी किचन किस तरीके से होना चाहिए, बिकॉज उनका एक खासा टाइम किचन के पास पास गुजर रहा होता है। सो जब आप किचन की बात कर रहे होते हैं, टीवी लाउंज की बात कर रहे होते हैं, बेडरूम्स की बात कर रहे होते हैं, या नक्शे की इन जनरल बात कर रहे होते हैं, तो उसमें उनका एक खासा इनपुट मौजूद होता है। सिमिलरली अज्यूम ये कर लेते हैं कि जी ये पैसे जो हैं आपके नहीं है, ये पैसे हो सकता है कि आपके फादर ने आपको दिए हो, ये पैसे हो सकता है आपने बैंक से लिए हो। तो जिसकी तरफ से पैसे लिए जा रहे होते हैं या जो उसके फाइनेंसर होता है प्रोजेक्ट का, उसका इनपुट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप जो है चीजों के अंदर उन तमाम लोगों को अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं कि किस किस तरीके से चीजों को हम इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपने उन तमाम स्टेक होल्डर्स को अकाउंट फॉर किया, और अकाउंट फॉर करने के बाद आपने एक लिस्ट बना ली कि कौन से लोग हैं जो आके आपके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं और कौन से हैं जो कि इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। अज्यूम करते हैं कि अगर आपने बैंक से पैसे लेके अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो उस जगह पे होता ये है कि आपको बैंक को अपने घर घर की जो करंट स्टेट होती है वो बतानी पड़ती है। बहुत सारे बैंक्स की ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप करंट स्ट्रक्चर की पिक्चर्स जो है वो उनके साथ शेयर करें कि जी घर अब कहाँ से कहाँ हो चुका है, बिकॉज बैंक आपको एक साथ पैसा नहीं देता घर बनाने के लिए।
घर आपको बनाने के लिए वो मल्टीपल स्टेजेस में पैसा दिया जा रहा होता है। बहुत सारी जगहों पे जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएटर्स होते हैं उनको एंगेज किया जा रहा होता है ताकि वो आके उसको देख सके कि किस तरीके से घर कहाँ तक पहुंचा हुआ है और अगली किस्त आपको किस तरह से इशू की जा रही है। तो आप चाहें या ना चाहें उनका एक से जरूर मौजूद होता है सारी सिचुएशन के अंदर। सो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप इन सारे स्टेक होल्डर्स को, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपको फेलियर का सामना करना पड़े। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं होता उस प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जब आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो आपने जो उसके लिए ब्रिक्स थी या आपकी जो बजरी है या सीमेंट है वो आपने घर की कंस्ट्रक्शन से जो बाहर का एरिया है आपने वहां पे रखवाए हुए हैं। उसकी वजह से आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी सड़क तंग हो जाती है, आने जाने में वो तंग होते हैं, उनको गाड़ी जरा मुश्किल होती है निकालने के लिए। देखा जाए तो वो भी हमारे एक स्टेक होल्डर्स हैं बिकॉज हमारी एक एक्टिविटी की वजह से वो भी इम्पैक्ट में आ रहे हैं। अगर वो आके अब किसी बात का नाराजगी का इजहार करते हैं तो आपको एटलीस्ट सुनना जरूर पड़ेगा बिकॉज वो एक इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। आपके घर के जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं उनके घर में कंस्ट्रक्शन, उसके घर में भी डिस्टरबेंस हो रही होगी बिकॉज आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो वो भी स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। सो हमने ये देखना होता है कि आउट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन से स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या काम या कौन सी इंफॉर्मेशन है और किस फ्रीक्वेंसी से उस इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करना है। अगर मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाऊं वापस, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं सो वो सॉफ्टवेयर जो हैं, आपने अगर स्पॉन्सर को एक सर्टेन टाइम के बाद, हो सकता है महीने के बाद, आपको सॉफ्टवेयर का जो स्पॉन्सर है उसको अपडेट करना होगा क्या चीजें लेके चलना है। सो एनीवेज हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे तो हमें और आइडिया हो जाएगा। सो स्टेक होल्डर्स के जब हम बात करते हैं तो हमें बेसिकली उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है कि कौन सा स्टेक होल्डर है जो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है। So this task covers the identification of stakeholders who may be affected by the proposed initiative or who share a common business need, सर स्लाइड शेयर identifying. नहीं हुई, मेन स्लाइड ही आ रही है अभी तक जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है। I am so sorry. अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। Okay. So जब स्टेक होल्डर एनालिसिस की हम बात कर रहे होते हैं तो स्टेक होल्डर एनालिसिस के अंदर आप बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करते हैं स्टेक होल्डर्स की, और आप ये देख रहे होते हैं कि कौन लोग हैं जो किससे अफेक्ट हो रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिनका कोई कॉमन बिजनेस नीड हो सकती है। आप अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स को प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। ये भी देखते हैं कि कौन से फेज में किस स्टेक होल्डर को एंगेज होना है। सो आप उनके लिए एक डायग्राम डेवलप की जाती है जिसके अंदर आप ओवरलैप करके देख रहे होते हैं कि कौन कौन से लोग किस किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो अगर आप देखें तो आपके पास 3 मेजर तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं। कुछ लोग हैं जो पावर को देख रहे होते हैं, किसी के लिए कुछ अर्जेंसी यानी टाइम मैटर कर रहा होता है, और किसी के लिए कुछ लेजिटिमेसी या फिर जिसे प्रोसेसेस कहते हैं वो मैटर कर रहे होते हैं। इसको एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। नंबर 1, वो लोग जो पावर स्टेक होल्डर्स हैं। पावर स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो के अथॉरिटी रखते हैं किसी ना किसी चीज के ऊपर। सही है, टेक्निकली तो खैर सभी लोग कोई ना कोई अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके से की वजह से चीजें 19-20 होने के खदशात ज्यादा होते हैं। तो वो लोग जो कि कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, अगर आप पावर के नीचे देखें जहां 1 लिखा हुआ है, तो ये वो लोग हैं जो डोरमेंट होते हैं और आपके ऊपर हावी होके काम कर रहे होते हैं। ओके। 2, जहां लेजिटिमेसी का बात आ जाती है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आ जाती है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो केडीए कराची में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसकी मर्जी के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकते। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक पार्ट हो सकती है। अगर आप कोई बैंकिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो स्टेट बैंक जो है ना वो चीज मैटर को लेके आ सकता है। रूल्स और रेगुलेशंस और कानून की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है, ये लॉ की जो एजेंसीज हैं डिफरेंट, वो उसका पार्ट बन सकती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको डिस्क्रिशनरी मॉडल कहा जाता है बिकॉज इनके लिए आपको स्पेसिफिकली टाइम निकाल कर और स्पेसिफिकली उनकी चीजों को एड्रेस करना जरूरी होता है।
डिस्क्रेट तरीके से आप उनको एड्रेस करते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और उनके मामलात को आप किस तरह से एड्रेस कर रहे होंगे। सो ये वो लोग आ जाते हैं। 3 जिनको अर्जेंसी होती है, जो टाइम बाउंड मामलात होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी क्लाइंट को डायरेक्टली बात करते हैं तो आप उसकी कोशिश होती है कि आप एज सून एज पॉसिबल चीज़ों को डिलीवर कर दें उनकी तरफ। तो हमेशा ये अर्जेंसी दिखा रहे होते हैं और आपको जो है ना उन सारी चीज़ों को लेके चलना होता है कि यार आप इनकी चीज़ों को जल्दी से जल्दी एड्रेस कर दें। उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि आप अब कहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद कहाँ पहुँचेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। सो ये वो लोग होते हैं जिनको हमेशा चीज़ें चाहिए होती हैं। ये बहुत डिमांडिंग होते हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क। अच्छा, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि वो डोरमेंट होते हैं, यूजुअली खामोश, और खामोश होने की वजह से वो मतलब होते हैं बैठा हुआ वो खामोश शेर है, हमला करेगा तो फिर वो वाले एलिमेंट आ रहे होते हैं। नंबर 4 लोग वो होते हैं जिनके पास पावर भी होती है और लीगल अथॉरिटी भी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत डोमिनेंट होके बात कर रहे होते हैं, ऊपर चढ़ के कोई काम करवाना या अपनी मर्जी की चीजों को एग्जीक्यूट करवाना, यानी कि जिनके पास पावर भी है और जिनके पास जो है उसकी लीगल हैसियत भी उनकी पास एग्जिस्ट करती है। तो वो बहुत इस तरह के लोग होते हैं। वो लोग जिनको बहुत अर्जेंसी होती है और जिनको जो पावर में भी होते हैं, वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं, बिकॉज उन वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि एक तो जल्दबाजी उनके नेचर में होती है, प्लस उनके पास एक पावर भी होती है कि काम करने से रिलेटेड। सो उस पर्सपेक्टिव से ये लोग बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नेचर इनकी बन जाती है। अच्छा, वो लोग जो कि एजेंसी जिनके पास होती है और लेजिटिमेसी जिनके पास होती है, यानी कि लीगल एलिमेंट्स है, प्रोसेस के ओनर्स हैं, वो लोग जब आ जाते हैं तो वो खासे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज वो टाइम की बात तो कर रहे होंगे लेकिन साथ साथ एक सर्टेन प्रोसेस हो गया, ये सर्टेन रूल हो गया जिसको फॉलो भी करने के लिए वो बात कर रहे होंगे। सो ऐसे लोगों का जो मामला होता है वो बहुत डिपेंडेंट होता है, बिकॉज आपके हर इनपुट के ऊपर वो वेट कर रहे होते हैं अपने अगले एक्शन से रिलेटेड। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आपने एक सर्टेन प्रोजेक्ट को एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचाया, उस पॉइंट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको जो है वो जब उनको इन्फॉर्म किया जा रहा होता है तो उसकी बेसिस के ऊपर वो लोग आगे चल के देख रहे होते हैं चीजों को। सो वो लोग आ जाते हैं। 7 वो लोग होते हैं जिनके पास अर्जेंसी यानी टाइम बाउंड भी होते हैं, जिनके पास लीगल हैसियत भी होती है, किसी ना किसी के प्रोसेस ओनर्स भी होते हैं और उनके पास पावर भी होती है। ये लोग बहुत डेफिनेटिव होते हैं। आप लोगों ने कंपनी के अंदर जहां जहां भी आप लोग काम करते हैं वहां पे कुछ लोग बड़े डिस्क्रीट किस्म के होंगे जो आपने देखे होंगे कि वो कम बात करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो वो दो टोक बात करते हैं, बहुत ज्यादा आपको जो है ना चीजों में एंगेज और सब चीजें नहीं मिल रही होती, लेकिन जब भी वो कोई बात करते हैं तो बहुत अथॉरिटी के साथ बात कर रहे होते हैं। अमूमन सीईओ जो होते हैं कंपनी के, वो उनके पास वो टाइम बाउंड भी होते हैं, ऑफ कोर्स पावर भी उनके पास होती है और सर्टेन प्रोसेस को भी वो ओवर रूल नहीं करना चाह रहे होते। तो ये लोग बहुत डेफिनेटिव होते हैं, यानी जो मैंने कह दिया वैसे ही करना है। और वो तमाम लोग जो इन सारे चीजों से बाहर हैं, वो नॉन स्टेक होल्डर्स हैं या इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स, किसी फॉर्म में आप कह सकते हैं उनको। सो नॉन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अगर आप देखें तो इस डायग्राम में नीचे जहाँ पे 8 लिखा हुआ है, दैट इज नॉन स्टेक होल्डर्स। सो आप इस तरह से अपने स्टेक होल्डर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि आप किस तरीके से एग्जीक्यूशन में आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये स्लाइड आपके पास चेंज हो गई है? सर स्टेक होल्डर एनालिसिस की आ रही है स्लाइड, थर्ड स्लाइड पे ही है साइलेंस अभी तक। मॉडल। अब सही है हाँ, सर, अब ओवर, ओवरव्यू। अब ओवरव्यू। अच्छा अच्छा, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम मैंने एग्जैक्टली वहीं से यूज की है जो कि बीए बॉक आपका है। बीए बॉक मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में से बताया था कि ये दिस इज द बुक ऑफ नॉलेज, जो कि बिजनेस एनालिसिस की जो सर्टिफिकेशन होती है उसका जो बीए बॉक है, ये वहां से हमने निकाला हुआ है। इसको थोड़ा सा अगर हम पहले इस डायग्राम को समझने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमारे लिए निस्बतन चीजें आसान हो जाएंगी। इनपुट से मुराद वो चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस में आने से पहले
आपको मद्देनजर रखनी होती है। मिसाल के तौर पे आप जो बीच में काम कर रहे हैं, अगर आप नोट करें जो 2.2 लिखा हुआ है कि कंडक्ट स्टेक होल्डर एनालिसिस, सो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बिजनेस नीड्स क्या है, जो कि 5.1 जहाँ पे लिखा हुआ है। इंटरप्राइज का आर्किटेक्चर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। कौन से रोल्स, किस तरह के लोग हैं जो कि किन किन पोजीशन पे बैठे हुए हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स जो हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उनके आप किस प्रोसेस के तहत चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। सो आपको ये तमाम चीजें बेसिक आइडिया होता है, तो फिर आप स्टेक होल्डर की एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए बैठते हैं। जब आप कंडक्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको निकल के आपके पास क्या आता है कि आपके पास एक स्टेक होल्डर की लिस्ट निकल के आती है। उन तमाम लोगों के रोल्स निकल के आते हैं कि हर स्टेक होल्डर क्या क्या रोल परफॉर्म करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। उसका अगला स्टेप ये होता है कि उनकी बेसिस के ऊपर आप कुछ चीजें जनरेट कर रहे होते हैं, या अगले जो हम प्रोसेसेस हम जिनका जिक्र करेंगे, आप वहां पे उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। वो ये होता है कि आपने जो बिजनेस एनालिसिस की एक्टिविटीज हैं उनका प्लान बना रहे होते हैं, आप कम्युनिकेशन का प्लान बना रहे होते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर को कौन सी इंफॉर्मेशन किस फ्रीक्वेंसी के साथ जा रही होगी। बाज लोगों के लिए स्पेशल एलिसिटेशन करनी पड़ रही होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि अमूमन कंपनीज के अंदर जब आप सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर आप 200 पेजेस का रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो उनके सामने नहीं रखते। उनको वायर फ्रेम्स चाहिए होते हैं, उनको डायग्राम्स चाहिए होती हैं, ताकि वो उस प्रोजेक्ट को कंसीव कर सके, उनको समझ सके। तो इलिसिटेशन का एक तरीकेकार वर्ड टू वर्ड डॉक्यूमेंट करना भी होता है। सिमिलरली इलिस्ट्रेशन के अंदर हम दूसरी चीजों को भी देख रहे होते हैं, जिसमें वायर फ्रेम्स पे भी काम कर रहे होते हैं। हमें ये डिपेंड करता है कि किस स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से हमें इलिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है, और स्टेक होल्डर्स की बेसिस के ऊपर ही, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस के ऊपर ही आप ये डिसाइड करते हैं कि आपका सोल्यूशन और उसका स्कोप क्या होगा। साइमल्टेनियसली आपको रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन में भी इन चीजों से हेल्प मिल रही होती है। सो ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई है, सो इसी तरह की डायग्राम्स आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा ज्यादा नजर आएंगी, बिकॉज मैंने अगले लेक्चर्स जो हैं वो इसी की बेसिस के ऊपर बनाए हैं। So, स्टेक होल्डर एनालिसिस की स्लाइड चेंज हो गई आपके पास? जी सर। So, stakeholder analysis is performed as soon as the business needs is identified, and will usually be an ongoing activity as long as the business analysis continues. ठीक है? Stakeholders may be grouped into categories that reflects their involvement and interest in the initiative. Roles and responsibilities and authorities over the requirements for each stakeholders and stakeholder group must be clearly described. आपको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है कि हर स्टेक होल्डर एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं रखता, एक जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। अमूमन जो रिक्वायरमेंट्स पे आप जो लोग क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, इस बात का अंदाजा आपको होगा कि प्रोजेक्ट्स अमूमन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के साइन होना जो है ना, वो बाज दफा बीच में अटक ही जाता है। उसका रीजन एक जो होता है, तो वो ये होता है कि बहुत से क्लाइंट्स ओनरशिप नहीं लेना चाहते। लेकिन बात एक बहुत बड़ा दूसरा रीजन जो है सारी चीजों का, वो ये भी होता है कि क्लाइंट्स अगर ओनरशिप लेना भी चाह रहे हो तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इस डॉक्यूमेंट में वो जिस चीज पे साइन करने जा रहे हैं वो क्या है। सो इसकी वजह से अगर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी चीजों को डेवलप करेंगे, it would be better कि आप उससे sign off ले सकें। Stakeholder analysis also involves the understanding as stakeholder influence on the attitude towards the initiative. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। And assessing positive and negative attitudes and behaviors which may affect the outcomes of the initiatives and acceptance of the solution. बाज दफा जब आप किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, सो वहां पर आपको ये चैलेंज भी फेस करना पड़ता है कि क्लाइंट उसको ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते।
उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कोई नया काम करने में हमेशा रिलक्टेंट होते हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लोगों का चेंज की तरफ एटीट्यूड हमेशा जो है ना वो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। इसकी वजह से आपकी कोई नए इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और क्लाइंट के जो टॉप मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया कि जी हम अपना फाइनेंस का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से डेवलप करेंगे और उसमें ये चेंजेस लाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। हो सकता है फाइनेंस के जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी किसी और सॉफ्टवेयर को या किसी और प्रोसेस के थ्रू अपना काम कर रहे थे, अब उनको अपना कंफर्ट जोन चेंज करके भले से किसी और सॉफ्टवेयर पे जिस पे उनकी जिंदगी आसानी हो रही हो, उनको मूव करना उनके लिए मुश्किल होती है। सो हमेशा अगर आप उनके पास जाएंगे रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए या इस तरह की किसी एक्टिविटी के लिए, तो आपको बहुत रूड एक्टिविटी एटीट्यूड भी मिल सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी मिल सकता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि कौन सा स्टेक होल्डर जो है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस इनिशिएटिव, यानी जो नया प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, वो क्या है। इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, और उसके हिसाब से अपनी चीजों को आप लेके जा रहे हैं। बिकॉज आपका जो पर्पस है इस तमाम एक्टिविटी का वो ये है कि आप जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट्स को लॉक करके उनके ऊपर एक्सेप्टेंस गेन कर लें। सो उस पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है, जजिंग करनी पड़ती है कि आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। ओके, ये स्लाइड चेंज हो गई आप लोग के पास? जी सर, जी सर। इनपुट्स वाली। बिल्कुल। अच्छा, इनपुट्स की हम जब बात करते हैं तो फिर बिजनेस नीड्स जो है, आप जब बात करते हैं तो बिजनेस नीड्स आप आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द पोजीशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स अफेक्टेड बाय द बिजनेस नीड्स। Enterprise architecture describe the organizational units that exist, their interaction with the other organizational units, customers, and suppliers, their responsibility within the organization, and the roles and relationship within each organizational unit, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ये हम बेसिकली जो हमने डायग्राम अभी देखी थी उसके जो इनपुट्स हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था उसी की थोड़ी सी इलेबोरेशन यहाँ पे आपको मिल रही है कि जब हमने कहा था कि बिजनेस नीड्स क्या है, तो हमने बात की थी कि जी हमने ये एनालाइज करना है कि कौन सा स्टेक होल्डर है जो कि इस बिजनेस नीड की वजह से इफेक्ट हो रहा है, हमने वो क्लियर करना है। इंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है कि जी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ कौन सा यूनिट किस तरीके से या कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट दूसरे डीसी डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। सो दैट इज अनदर वे ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट कि जी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क कर रही होती है। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या है जी? दिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, procedures, forms that may complete the suggested and prescribed methodologies। टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टेम्पलेट की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी अथॉरिटी की गाइडलाइंस मौजूद होती हैं। तो ये चीजें या आप ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से हो रहा है, किन पॉलिसीज के थ्रू हो रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, दीज आर कॉल्ड द इनपुट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आ गए थे उसी डायग्राम के अंदर, आइडेंटिफिकेशन। Stakeholder rules must be identified early in the project in order to help ensure timely delivery of the requirements delivered। इससे पहली चीज आपके पास आ जाती है आइडेंटिफिकेशन की। अंडरस्टैंडिंग who the stakeholders are and the impact on proposed changes on to them is vital to understanding what needs, wants and expectations must be to satisfy by a solution। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई क्लियरिटी करनी पड़ती है कि आप किस चीजों को एंगेज कर रहे हैं, सोल्यूशन आपको किस तरह से इम्पैक्ट करके दे रहा है। बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन द स्टेक होल्डर नीड्स, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, जो कि हमने रिक्वायरमेंट कस्टमर की तरफ से आ रही होती हैं। those that are uncovered either late or not at all could require a revision to requirements at the change or nullify complete task and tasks ready in the progress, increasing cost and decreasing stakeholder satisfaction। जब आप रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास जरूरी नहीं है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पहले ही आपके पास हो। जैसे मैंने पहले कहा था कि उनको इवॉल्व होने का टाइम देना होता है।
सो आपने उन तमाम चीज़ों